सभी का पुनः इस तृतीय सत्र में मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में अनिरुद्ध मिश्रा सर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और मेरे निवेदन पे कि जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो लय और ताल जो उसके प्राण है उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे एक आर्टिस्ट को यहाँ आमंत्रित करके उनकी कला और उनके प्रदर्शन से सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं चीजों को, इस तरीके से हम जनपद पे भी इस सेशन को रख सकते हैं और रखेंगे। और सेशन के प्रारंभ में मैं सर्वप्रथम तो स्वागत करते हुए सर का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं निवेदन करूंगी सभी से कि जो भी हमारे यहाँ पे उपस्थित है तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें कि सर यहाँ आए और हम लोग को अपने कीमती समय से कुछ समय यहाँ पे दिया कि हम अपनी कुछ समझ विकसित कर सके। तो मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सर का। मिनी मैम से भी कि वे आए यहाँ पे और पुष्पेंद्र सर से भी सभी का स्वागत। आदरणीय सर का भी यहाँ पे स्वागत। और इस सत्र के प्रारंभ में अब मैं निवेदन करूंगी पुष्पेंद्र सर से कि वे एक जैसे हमने अभी बात भी करी थी कि एक आर्टिस्ट जो होता है उसका जीवन कैसा होता है। एक संगीत में एक कहावत है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और उस एक को साधने में जो हमारा साधना पक्ष होता है, जो हमारा एक समर्पण होता है, जिसकी वजह से हम स्थापित हो पाते हैं या एक आर्टिस्ट स्थापित होता है, वो अपनी बहुत सारी चीजों को छोड़ता है, अपने शौकों को, और उन शौकों में शामिल करता है जब म्यूजिक को, तो वो उसी की एक तरीके से पूजा में, आराधना में और उसके साधना पक्ष में लग जाता है और संगीत को संस्कार के रूप में भी अपने जीवन में उतारता है। तो मैं निवेदन करूंगी पुष्पेंद्र सर से कि वे सर का एक इंट्रोडक्शन दे, जो एक तरीका भी है एक आर्टिस्ट को समझने का और बताने का। उसके पश्चात हम प्रदर्शन पे आएंगे। तो पुष्पेंद्र सर। सबसे पहले अनिरुद्ध मिश्रा जी का स्वागत स्टूडियो में, और ये जो ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, मोस्ट वेलकम सर। अनिरुद्ध मिश्रा जी इज अ रेनोन्ड तबला प्लेयर ऑफ देहरादून. He started playing tabla at a very tender age, at the age of 6 years, in the guidance of Pandit Bholanath Mishra ji. He has done Visharat from Prachin Kala Kendra, Chandigarh, and Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti, Allahabad. As a performer, he has performed at various events and festivals at Delhi, Jaipur, Rajasthan, Banaras, and in Dehradun he performs quite occasionally. And as a performing artist, he has performed as a solo performer at various events and as well as an accompanist with legends artists like Padma Vibhushan, Pandit Rajan Sajan Mishra ji, Pandit Ritesh Rajan Mishra ji, Pandit Ritesh Rajneesh Mishra ji, and a well-known Bollywood artist Roop Kumar Rathod ji. He has achieved numerous awards and positions at various competitions and has honored by late Padma Vibhushan Pandit Krishna Maharaj ji also. So most welcome sir. हम आपको सुनने के लिए बेताब हैं आपकी तरफ। थैंक यू। एक सूक्ष्म परिचय सर का, और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि संगीत को स्कूल एजुकेशन तक ही मैं रहने दूं। संगीत पूरे कण कण में विद्यमान है और जीवन की हर गतिविधि में म्यूजिक, लय और ताल का समावेश होता है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कुछ इन्हीं प्रस्तुतियों के साथ मैं आदरणीय सर को
उनका सेशन सौंपती हूँ। और मेरा सभी मेरे जो कलाकार साथी है उनसे निवेदन होगा कि अगर कुछ पूछना भी है तो उसको नोट कर लेंगे और उसके बाद हम 15 मिनट का एक सेशन रखेंगे जिसमें हम बातचीत करेंगे। तो मैं मंच जो है वो आदरणीय अनिरुद्ध सर को सौंपती हूँ। तो थैंक यू। नमस्कार। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं मैम का बहुत बहुत निवेदन करता हूँ कि मैम ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ और सभी के प्रति यहाँ पे बैठ के मतलब संगीत के ऊपर चर्चा करना, संगीत के विषय के ऊपर और समझाना। हालांकि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या ही बताऊँगा या क्या ही समझाऊँगा, बट थोड़ा गुरुओं का आशीर्वाद है कि थोड़ा संगीत के ऊपर संगीत के ऊपर थोड़ा विषय पे चर्चा करके थोड़ा सा मैं कुछ बता सकूं ताल और लय के बारे में। सबसे पहले तो मैं तबले का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन इन द सेंस आप सभी लोग को पता होगा कि ये अवनद्य वाद्य है, चमड़े से बना हुआ वाद्य है। इसके ऊपर तो आप सभी को पता होगा कि तबले में क्या क्या चीज़ों का उपयोग किया जाता है। बट ताल और लय से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि तबले के बोल कितने होते हैं और तबले को दो भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम ये तबले पे कितने बोल होते हैं और इस पे कितने होते हैं। इसको तबला कहते हैं, इसको बाया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इसको बैलेंस करता है और इसमें आपके बोल होते हैं 10 से 12 और बाया इसको बैलेंस करता है तो इसमें होते हैं 2 बोल। सर्वप्रथम बोल होता है इसका ता, फिर ना, फिर ते, फिर ते, रे, तड़ान, ऐसे करके और भी बोल है। और इसमें बोल है सिर्फ 2, जिसमें कि हम बोलते हैं ग और गी और गे। और बंद कर दे इसको तो की, क या कर। और ता और ग को एक साथ बजाएंगे तो होता है था। तो ये हुए तबले का बोल, तबले की वाणी। अब आते हैं हम ताल पे। बेसिकली ताल क्या है? ताल संगीत में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है तालों का, कि बिना ताल के संगीत को चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ताल एक माध्यम है जिसको कि हम ढांचा भी बोल सकते हैं। तो ताल कई प्रकार के होते हैं, मात्राओं से ताल बनते हैं संगीत में। तो सबसे कम मात्रा का ताल होता है 6 मात्रा, 8 मात्रा, 10 मात्रा, 7 मात्रा, ऐसे कई मात्राओं से ताल बनते हैं। तो बेसिकली ताल हमें सिखाता है कि संगीत को कैसे ताल के साथ चलना चाहिए एक ढांचे के रूप में। तो ताल एक ढांचा है। उसी प्रकार आता है लय। लय हम सभी के भीतर है। लय जैसे आप चलते हैं एक लय के हिसाब से चलते हैं, धड़कन आपका धड़क रहा है वो भी लय है, ऐसी संगीत में लय है। तो बिना ताल और लय के संगीत में गायन हो, नृत्य हो या आपका इंस्ट्रूमेंटल हो या सोलो हो, तबला सोलो, तो बिना ताल और बिना लय के संगीत को हम नहीं कर सकते। तो ताल और लय हमें चाहिए ही चाहिए। तो जैसे कि ताल एक ढांचा है और लय उस ढांचे में ढलने वाली चीज। आप फॉर एन एग्जांपल आप घड़ी ले सकते हैं। तो एक घड़ी होती है 1 से 12। तो 1 से 12, अब 12 से 1 ले या 1 से 5 ले, तो हर उसमें विभाग होते हैं।
वैसी ताल है। ताल क्या है? ताल एक तरीके से विभाग, ताली और खाली से बना हुआ ताल। अब जैसे 3 ताल है, तो 3 ताल में 16 मात्राएं हैं। उन 16 मात्राओं में 4 विभाग है। हर विभाग 4-4 मात्राओं के हैं। उसमें 3 ताली है, 1 खाली है। तो अगर आप घड़ी को देखेंगे तो 1 से 12 के बीच में हर इसमें 5-5 का डिवीजन है, 5-5 का विभाग है। तो ऐसे ही ताल है, मात्राओं से बना हुआ है। हर ताल का एक अपना विभाग होता है। 3 ताल में 4-4 मात्राओं का हुआ, 16 मात्राएं में। वैसे ही आपका दादरा हुआ, 6 मात्रा है तो 2-2 3-3 के 2 विभाग है। कहरवा है, 8 में है तो 4-4 के 2 विभाग है। ऐसी तालों के समूह को सॉरी मैं ताल कह रहा हूँ, मात्राओं के समूह को ताल कहते हैं। और उसमें चलने वाली उसको लय कहते हैं। अब अब हम चलते हैं तो लय के हिसाब से चलते हैं। तो अब मैं दिखा रहा हूँ, जैसे 3 ताल है तो 3 ताल 16 मात्रा का है। उसके बोल है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब ये हुआ बोल। अब इसको मात्रा कैसे हुआ इसका? तो इसको मात्रा में हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हुआ मात्रा। अब इसको बोल और मात्रा एक साथ, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। हाँ, एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है ये। ठीक है। अब इस पे ताली है 1 पे, 5 पे और 13वीं पे, और 1 खाली है 9वीं पे। अब इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है ताल की। ठीक है। अब इसको बजाएंगे कैसे तबले पर? तो ये हुआ सिंपल धा दिन धिंदा। अब 3 ताल को और भी तरीके से बजा सकते हैं हम। जैसे कि तालों का वेरिएशन बोले अगर हम, तो वेरिएशन एक होता है। तो ये हुआ सिंपल धा दिन धिंदा। अब इसका दूसरा वेरिएशन क्या हुआ? हम बजाते हैं ना धिन धिन्ना। सो ना तो नाधिन धिन्ना और धाधिन धिन्ना में क्या फर्क है? धाधिन धिन्ना सभी लोग बजाते हैं, इजीएस्ट है, सब कुछ है। नाधिन धिन्ना बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बनारस से। तो बनारस में क्या होता है कि खुले बोलों का बाज है, तो खुले बोल बजाए जाते हैं वहाँ पे, जो कि पखावत से लिया गया है या खुले अंग से बजाते हैं। तो इसमें ना को ज़्यादा प्रारूप दिया गया है, तो इसलिए ना खुला हुआ बोल हुआ। सो इसीलिए ना दिन धिन्ना हमारे में ज़्यादा बजाए जाते हैं धा दिन धिंदा के बजाय। तो ये हुआ ताल। अब लय क्या हुआ? लय बेसिकली देखा जाए तो 3 उसमें बांटा गया है, विलंबित, मध्यम और द्रुत। अब इसी 3 ताल को अगर हम लय में बांधे, इन तीनों लय में, तो किस प्रकार होगा? देखिए, अति विलंबित या विलंबित,
ये हुआ विलंबित। अब मध्य, अब द्रुत, ये 3 प्रकार के लय हुए। इससे अति द्रुत भी जा सकता है, तो ये हुआ ताल और लय। अब तबले का महत्व आता है। पहले हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में पखावज या ध्रुपद और धमार गायकी हुआ करता था, तो उसमें पखावज और मृदंग का ज़्यादा महत्व था। फिर जब से ख्याल गायकी आया या इंस्ट्रूमेंट आए, उस समय से तबले का इजाद हुआ। तो उस समय से तबला फिर हर बोला जाए तो तबला 4 प्रकार से बजाया जाता है। एक तो स्वतंत्र तबला है, तबला सोलो। एक होता है नृत्य के साथ, डांस के साथ। एक होता है गायन के साथ, और एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो 4 प्रारूप में तबले को बजाया जाता है। तो उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर हम एकम्पनी कर रहे हैं तो हमें उनके साथ चलना है, ना कि उनके ऊपर चलना है। अगर आप गायन को लेके चले तो जो भी गायक है तो हम उनके साथ संगत कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ चलना है। हम वहाँ पे स्वतंत्र तबला वादन नहीं कर सकते। तो उनको हम ठेका देते हैं, या जिस भी ताल में वो गाना प्रस्तुत कर रहे हैं उस तरीके से हम ठेके के रूप में उनको संगत करते हैं। तो वहाँ पे हमें गायन क्या होता है कि थोड़ा सा मुलायम, सॉफ्ट ऐसे तरीके से बोल रहे, तो उस तरीके का वादन होना चाहिए कि अब एक 3 ताली है, तो 3 ताल को कैसे बजाएंगे गायन के साथ। ये हुआ गायन के साथ। अब वही जगह इंस्ट्रूमेंट आता है, तो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा लाउड होता है, तो उसमें थोड़ा सा लाउड, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उनके ऊपर बजा रहे हैं, उनके साथ संगत कर रहे हैं। तो जहाँ पे वो मौका देंगे वहाँ पे हमें अपना स्वतंत्र वादन दिखाना है, और जहाँ पे वो बजा रहे हैं, जहाँ पे उनकी शैली है, वहाँ पे हमें सिर्फ ठेका देना है। वह तबले को कितने प्रकार से बजाया सकते हैं, और ताल और लय। अब मैं आऊँगा संगीत के ऊपर। अभी तो वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, खुद ही सीख रहा हूँ, और अभी बहुत भी सीखना भी है। लेकिन संगीत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पहले का समय रहा हो या अब का समय हो। अब के समय में तो शास्त्रीय संगीत को बहुत ही ज़्यादा सुनना चाहिए, करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज 4-5 साल के बाद, मतलब पहले से, शास्त्रीय संगीत बहुत ही अच्छे मुकाम पे जा रहा है। लोग बहुत ही आ रहे हैं, कंपटीशन भी बहुत है फील्ड में, और काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लोग भी आ रहे हैं। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत कहीं कहीं जगहों पर मात खा रही है, जो आजकल वेस्टर्न म्यूजिक आ रहे हैं इंडिया में, वो भी ज़रूरी है। हर संगीत को, हर म्यूजिक को समझना चाहिए। वेस्टर्न वालों का भी म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, उसमें भी बहुत आर्टिस्ट हुए, बहुत ही लेजेंड हुए, गुणीजन हुए, तो वो हम करें, वो भी ज़रूरी है।
लेकिन जो हमारा शास्त्रीय संगीत की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होते जा रही है। जो आजकल के बच्चे हैं, यूथ है, हम भी यूथ हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो अलग दिशा में जा रहे हैं, लाउड म्यूजिक सुनना है, उस हिसाब से मानसिकता होती जा रही है। आप जितना लाउड म्यूजिक सुनेंगे, जितना फास्ट म्यूजिक के पीछे भागेंगे, आपकी मानसिकता भी वैसी ही होती जाएगी। तो आप जितना देखेंगे कि लोग भी उतने ही डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, क्योंकि वो संगीत यहाँ पे ना लग के यहाँ पे लग रहा है, और हमारा शास्त्रीय संगीत यहाँ को छूने वाला है। तो आप शास्त्रीय संगीत सुने, एक तानपुरे को ही ऑन करके चला दें पूरे घर में, उसका वाइब्रेशन एक अलग ही माहौल क्रिएट करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल एक मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि हम मंदिर में अपने घर पे दिया जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं। तो एक अगरबत्ती हमने जला दिया तो वो पूरे एटमॉस्फेयर को बदल देता है खुशबू से। तो वैसे ही शास्त्रीय संगीत है। अगर आप ओम का उच्चार करते हैं या अपने घर पे किसी भी बच्चे को आप सिखाते हैं कि नहीं बेटा, आपको बचपन से किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है कि हम ये सारी मंत्र को उच्चार करें, ताकि इससे हमारी वाणी भी अच्छी होती है, मानसिकता भी अच्छा होता है। तो जब हम मंत्र को उच्चार कर रहे हैं, मानसिकता को बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना शास्त्रीय संगीत को भी हम उतना ही वैल्यू दें। शास्त्रीय संगीत कहाँ से आया है? नाद। हमें बोला जाता है कि भगवान ईश्वर के थ्रू आया है। अब जैसे तबला का नाद है तो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ है, तो शिव के ही डमरू से तबला आया है। तबला से रिलेटेड जितने भी अवनद वाद्य हैं वो सारा उन्हीं से क्रिएट है। तो शास्त्रीय संगीत भी कैसे आया? जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने शास्त्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक रिदम क्रिएट किया, एक मेलोडी क्रिएट करी, तो वहां से संगीत आता है। तो ऐसे ही राग की उत्पत्ति हुई है, ईश्वर के ही थ्रू हुआ है, ऋषि मुनि के थ्रू हुआ है। तो शास्त्रीय संगीत ऐसी ही है। तो हर घर में शास्त्रीय संगीत को भी एक वैल्यू देनी चाहिए। हर बच्चे को सुनाना चाहिए कि आप ये सुनो। नहीं कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है तो एक फ्लूट लगा दिया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का, या तानपुरा ऑन कर दिया, तो उससे आप देखिए कि कितना एटमॉस्फेयर में कितना मतलब बदलाव हो सकता है। अगर आप एक फ्लूट लगा दें और शांत बैठ जाए, मौन, ये समझिए कि आप ध्यान में जा रहे हैं, मेडिटेशन में, 5 मिनट ही सही फ्लूट बजा के सभी लोग खाली आंख बंद करके बैठ जाइए। उसके 5 मिनट बाद आंख खोलिए, देखिए आपको कितना कैसा महसूस होगा। तो वो यहाँ लगने वाली चीज है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी दिनचर्या कितना अच्छा रहेगा, स्वच्छ मन, एकदम आप खुश रहेंगे, एकदम पॉजिटिव एनर्जी। वही जगह आप ये वेस्टर्न म्यूजिक को ले लीजिए, तो आप जितना सुनेंगे उतना डिप्रेस्ड रहेंगे, उतना ही चिड़चिड़ापन रहेगा। तो शास्त्रीय संगीत हमारे लिए एक पूजा के तौर पे है, एक आराधना है, एक साधना है। हमारे गुरु लोगों ने बहुत ही साधना करी हुई है, तब आज जाके ये शास्त्रीय संगीत को ये मुकाम हुआ है। अब ये तबला ही है, तबले में कितने लोगों ने तबला बजाया, कितने घराने से, कितने लेजेंड ने, कितने गुरुओं ने इस पे अपनी साधनाएं की है, तपस्या की है, तब जाके आज ये बोल क्रिएट हुआ है। नहीं तो हम लोग आज के समय में क्या करेंगे? तो कोई भी बोल हो, छोटा सा ही बोल हो, ये सब उनका आशीर्वाद है, गुरुओं का, जिन्होंने किया है, तपस्या करी है, उन्होंने साधना कितने कितने घंटों तक साधना की है। आज तो हम 1 से 2 घंटे भी बैठ जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा समय नहीं है। तो हम अगर 2 घंटे भी रियाज कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही चीज़ अगर हमारे गुरु हो या बुजुर्ग गुरु जितने भी हुए, उन्होंने 16-16 घंटे, 18-18 घंटे इसी को दे दिया, संगीत को। और वो एक बार जैसे शाम को 6 बजे बैठ रहे तो सुबह 6 बजे उठ रहे। ये कितनी बड़ी साधना है, कितना बड़ा तपस्या है, तब जाके वो संगीत को ये मुकाम मिला है। आज अगर हम 1 घंटा भी बैठ जाते हैं तो हम खाली रील बनाने के लिए बैठते हैं, या कि हम कितने सोशलाइज हो जाए उसके लिए बैठते हैं। हम शास्त्रीय संगीत को जो हम गा रहे हैं, जो हम बजा रहे हैं, उसको महसूस ही नहीं कर रहे हैं।
हमें सिर्फ ये होना है कि हमें सोशलाइज होना है, हमें पब्लिक को दिखाना है, हमें फेम चाहिए। लेकिन आप कम से कम आप जो भी रियाज कर रहे हैं आधा घंटा से 1 घंटा से, खाली आप अपने आप को दीजिए, उसको सुनिए, उसको समझिए कि शास्त्रीय संगीत है क्या। हम जो बजा रहे हैं, जो बोल बजा रहे हैं, उस पर हमें आनंद आ रहा है कि नहीं, या हम सिर्फ वैसे ही बजाया जा रहा है। शास्त्रीय संगीत का मतलब ही यही है कि जब आप खुद उस चीज को आनंद ना ले तो आप दूसरों को आनंद कैसे दे सकते हैं। अगर आपको अपना गाना या तबला नहीं समझ आ रहा है, आप सिर्फ बजाया जा रहा है कि हाँ मुझे ये टाइम मिला हुआ है, इसमें मुझे रियाज करना है, मैं बजा रहा हूँ, और उसके बाद मैं वीडियो ऑन करके रील बनाऊंगा ताकि लोग मुझे सुने, तारीफ करें। जब तक आप महसूस नहीं कर रहे हैं, आप रियाज में कितने तरीके, मतलब रियाज जब कर रहे हैं तो बोलों का कितना वेट होना चाहिए, किस तरीके से बजना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप वही महसूस नहीं कर रहे तो आप दूसरों को कैसे आनंद देंगे। सिर्फ सोशलाइज होने से थोड़ी ना कुछ होगा। अच्छी बात है सोशलाइज होना भी, ताकि आज के समय में सोशलाइज होना भी मेरे तरीके से, मैं तो उतना नहीं हूँ, पर मेरे तरीके से आज जो भी लोग हैं अच्छा है, ताकि सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत ज़रूरी है, एंड फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये भी ज़रूरी है। बट जहाँ तक ये है, हमें मतलब हमारे घर से जो सिखाया जाता है, गुरु शिष्य परंपरा में भी सिखाया जाता है कि पहले आप अपने संगीत को महसूस करिए, एंजॉय करिए, आनंद लीजिए, फिर आप दूसरों के लिए परफॉर्म करिए या दूसरों को आनंद दीजिए। तो बस मेरी आप लोग से यही गुजारिश है, यही है कि मैं तो एक वैसे स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, और आगे और भी सीखना है। बस थोड़ा सा जो मुझे पता था, जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी त्रुटि होंगी, बिल्कुल मुझे माफ़ करिएगा। और कुछ भी अच्छा लगा होगा वो हमारे गुरुजन, गुणीजन, और उन्हीं का देन है, आशीर्वाद है। बस थोड़ा सा मैं कुछ बजाना चाहूँगा, 3 ताल में ही है। एक चीज और बता दूं, जैसे कि तबला है, तबला भी हमारी वाणी को समझता है। जो हम बोलते हैं वही तबले पे प्ले होता है। अब एक बोल है, जैसे अ, धा त्रिकट तक धाती धा, त्रिकट तक धा, ये दिन लगदे कत गिन तड़ान, धा दिन्ना कते धा कत रेगड़ तक धा, रेगड़ तक धा, रेगड़ तक धा। ये तबले की वाणी है, मतलब तबला हमें सुन के तबला बजता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब छोटा सा मैं एक कुछ आपके साथ बजाना चाहूंगा, फिर मैं आ, ये भी ताल में ही निबद्ध है, 3 ताल में है, और देखिए लय में ही है। तो जो भी शास्त्रीय संगीत है बिना ताल बिना लय के नहीं है। सो देखिए आप 3 ताल में ही है, देखिए होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब जैसे तालों के ऊपर बातें चल रही है कि ताल क्या होता है, तो बीट होता है, एक मात्राओं से ताल बनता है। तो ये अभी मैंने उदाहरण लिया, सिर्फ बेसिक ताल है 3 ताल 16 मात्रा का, जो कि सभी को पता है, सभी के लिए इजी है। अब ऐसी ताल है एक दादरा ताल है,
6 मात्रे का। तो एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये भी 6 मात्रा का है, इसमें कि 3-3 में 2 विभाग है, 3-3 मात्राओं का। सो धा धी ना, धा के दी ना धा, तो 2 विभाग है। इसको बजाने का भी थोड़े थोड़े वेरिएशंस है। ये वो दादरा। अब कहरवा आता है। कहरवा होता है 8 मात्रे का, जिसमें कि 4-4 मात्राओं के 2 विभाग है। तो ए दी ना ग धी ना धा ए ना दी ना। अब इसको भजनी ठेका में कैसे बजा सकते हैं? तो भजनी ठेका में देखिए, जैसे गाना है, भजन है, श्री रामचंद्र कृपालु। अब इसमें आता है रूपक। अब चलो मन वृंदावन, कैरवा ताल का दूसरा वेरिएशन। अब जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजन, श्री रामचंद्र अब इसमें है आपका रूपक ताल। रूपक ताल हुआ आपका 7 मात्रे का, 3-3 और 2-2 के विभाजन में। तो ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना, जिसपे कि पहला आपका आता है खाली, फिर चौथी पे ताली और छठे पे ताली। तो ती इसी में श्री रामचंद्र कृपालु भजन, श्री कहने का मतलब ये है कि शास्त्रीय संगीत में जरूरी नहीं है कि जब ख्याल गायकी हो या कोई शास्त्रीय संगीत का इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है या डांस हो रहा है तो उसी के साथ ही तबला बजे, ऐसा नहीं है। उप शास्त्रीय संगीत में भी बज सकता है, भजन में भी बजता है, बट उसको बजाने का जो तालों का रूप है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अब शास्त्रीय संगीत जैसे ख्याल गायकी में अगर हम जाए तो प्योर एकदम स्मूथ जाएगा वो, कि हर एक खंड, हर एक बोल, हर एक विभाजन अच्छे से समझ में आए, जो भी गा रहे बजा रहे उनको, क्योंकि हम संगत कर रहे हैं। और उपशास्त्रीय संगीत जैसे कि भजन हो गया, गजल हो गया,
तो इसमें आप वेरिएशन को थोड़ा सा बदल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चलता उसको बना सकते हैं तालों को। अब कई घरानों में क्या होता है कि पेशकार से तबला स्वतंत्र वादन स्टार्ट होता है। पेशकार मतलब पेश करना, तो उसमें कई प्रकार से पेशकार से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद कायदा आता है, फिर रेले आते हैं, फिर गद पर्द परन आदि। बनारस में क्या होता है, उठान को मेन महत्व दिया गया है। सबसे पहले उठान है, फिर पेशकार को हमारे घराने में अवचर का रूप बोला गया है, उसके बाद कायदा, रेला, टुकड़ा, परन इत्यादि। तो थोड़ा सा मैं एक उठान का वो एग्जांपल दूंगा, 3 ताल में ही है। छोटा सा उदाहरण हुआ उठान का। फिर उसके बाद आता है आपका उपज। उपज अंग ये बोलते हैं कि अगर आप तबला सोलो स्वतंत्र तबला वादन प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसके बाद उठान के बाद आपके दिमाग में कोई भी उपज आ रही है, लाइक एक हो गया, जो भी उपज आ रहा है तो वो आपने बजा दिया, तो वो उपज का अंक आ गया। उसके बाद आता है औचर। औचर उसके बाद आता है कायदा। अब आप एक कायदा देखिए, कॉमन कायदा है, ये दिल्ली में भी बजाया जाता है, पंजाब में भी बजाया जाता है। एक छोटा सा है जो कि बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाया भी जाता है। मतलब तबले के, अगर तबला का रूप में अगर हम सर्वप्रथम कायदा ले तो उसमें से एक कायदा ये भी आता है। एक तो हमारे में सिखाया जाता है धाधा तेटे धाधा तीना, ताता तेटे धाधा धीना। तो ये मेरे ख्याल से सभी घरानों में सिमिलर है, सेम है, ताकि जो हमें सबसे पहला हाथ साधने के लिए, हाथ पे बोल को एक पकड़ लाने के लिए, वजन डालने के लिए जो भी एक कायदा सिखाया जाता है वो यही कायदा है, धाधा तेटे धाधा तीना। इसमें सभी बोलों का एक संपूर्ण एक वो है कि उसे तेटे से ही तिरकिट बना हुआ है, तीना धीना तेने गिना तेने गिना सब तीना धीना से ही है। सो अगर आपका तेटे सद गया तो तिरकिट सद गया, तीना धीना सद गया तो तीना गिना धीना गिना सब सद गया, और नाधिन दिन्ना में भी यही यूज होता है। तो
का कायदा है, एक बोल है जो कि सभी में होता है, और एक होता है दिल्ली का हो या पंजाब में हो, सब में भी बजा जाता है। अब इसमें आ गया तीना गीना, और तेटे को जो है, तेटे को दे दिया आपका 2 उंगलियों से बोल। अब पहले मैं क्या बजाता हूँ, ते टे, ये पूरे 3 उंगली से ते है, फिर ये टे है, इसमें तेटे है सिर्फ ये 2 उंगलियों से। तो देखा जाए तो सभी घरानों में बंद हाथों का ज़्यादा प्रयोग है, लाइक तेटे 2 उंगलियों से ज़्यादा बजाया जाता है, और हमारे बनारस में बेसिकली देखा जाए तो पूरा हाथों का प्रयोग किया जाता है। सो तेटे हमारा पूरा 4 उंगली, यानी 3 ते और 1 से टे। सो तो ये थोड़ा सा वजन पड़ा इस पे, ते पे। और ये 2 उंगली आप जब फास्ट पे जाएंगे, जब आप तेज गति पे जाएंगे, तब ये तेटे से इस पे आ जाएंगे, तो ये बहुत ही आराम से जाएगा। सो एक बोल है, धातेटे धातेटे, कायदा है, धातेटे धातेटे धाधा तेटे धागे तीना गिना, तातेटे तातेटे धाधा तेटे धागे धीना गिना। मैं पूरा कायदा नहीं बजा रहा हूँ, सिर्फ एक थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये कायदे है, ये बोल है। तो मैं ज़्यादा कायदे को बजा नहीं रहा हूँ पूरा, और उसके वेरिएशन नहीं बजा रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो वैसे ही धातेटे धातेटे धाधा तेटे धागे तीना गिना को मेरे गुरु पंडित कुमार बोस जी ने उसको थोड़ा सा बदला है, तो वो हमारे रियाज के पर्पज से भी अच्छा है और हमारे सीखने के लिए भी। तो जैसे है धातेटे धातेटे धातेटे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, धातेटे देतेटे धाधा तेटे धाड़ धाधा तीना, तातेटे देतेटे धाधा तेटे धाड़ धाधा धीना। तो हर घरानों में हर एक विशेषताएं हैं, गुणीजन हुए हैं, उन्हीं की वजह से आज हम हैं कि हम तबला को सीख रहे हैं, तबला के बोल को समझ रहे हैं। तो सभी गुरुजनों ने अपनी साधना को इतना तप किया हुआ है, इतने साधना किए हुए, इतने घंटों घंटों रियाज किया हुआ है कि इन सब बोलों में उनके मतलब उनकी तपस्या के ही कारण इन सब तबले में वो बोल झलकते हैं या बजते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं है। तो मेन यही है, ताल और लय पे मेन फोकस था। तो मैंने कुछ तालें बताई, उसमें चीज़ें बताया। तो वैसी है, कायदा है। अब लाइक रेला होता है, तो रेला को कैसे प्रारूप मिला है कि रेला जब आपका ये चौगुन में जाए या अड़गुन में जाए तो वो रेल की तरह साउंड महसूस हो। तो ऐसे तरीके से ये रेला होता है। इससे पहले कायदा था। तो कायदा क्या होता है, कायदा एक बंदिश होती है, एक टेरिटरी मार्क कर दिया गया है कि आपको ये, जैसे ये सर्कल है, ये टेरिटरी है आपका, आपको इसी के अंदर रह के, और एक टास्क दे दिया गया, वो वही धाधा बजेगा, वही तेटे बजेगा, उस पर तिरकिट नहीं है, तीना गिना नहीं है, धीना गिना नहीं है। तो ये कायदा हो गया। तो कायदा बहुत सारे कायदे होते हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और ऐसे ही रेला हो गया और काफी सारे वो हो गया। अब एक चीज का मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कई तालों के 2-2, 3-3 वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि 3 ताल का भी है, और वैसे ही झपताल के भी है,
जैसे झपताल में हमारा आता है कि झपताल है या आपके हो गए एक ताल में 4 ताल भी है, एक ताल भी है। सेम है, सेम 12 मात्रा होती है, 6 विभाजन होते हैं, सेम ताली खाली है। वैसे ही झपताल के होते हैं आपके रूपक हुए 7 मात्रा तिलवाड़ा। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा एक ताल का। तो ये इसमें एक ताल का एग्जांपल ये है कि सेम है 12 मात्रा 6 विभाग, बट इसके सभी बोल बंद है। अब सेम 4 ताल को आप ले लें तो सेम है 12 मात्रा 6 विभाग, लेकिन इसके सभी बोल खुले हुए हैं। तो ये विशेषताएं है कि एक ही ताल है, उसके दो दो प्रकार है। तो एक बंद में है, एक ऐसे है खुला बाज। तो बट मुझे लगता है कि मुझे यहीं पे समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद। सभी का पुनः आज के प्रशिक्षण के अंतिम पड़ाव पे मैं एक बार फिर से पहले आप लोगों का धन्यवाद कर रही हूँ कि आप लोगों ने इतनी गंभीरता और इतने लगन के साथ यहाँ सुना, और सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि सर ने तबले में हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने सीखी भी थी और उनको एक नए तरीके से यहाँ पे देखा। अगर हम पूरी लाइफ को देखें तो बिना सामंजस्य के कुछ नहीं होता है, बिना एडजस्टमेंट के कुछ नहीं होता है, और हर जगह हमको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। और संगीत इसका जीता जागता प्रमाण है कि हम अगर हमारे साथ कोई संगत पे है, चाहे वो तबला है या हारमोनियम है, तानपुरा है, कोई भी वाद्य है, अगर हम उसके साथ तालमेल नहीं करते हैं तो हमारा प्रदर्शन किसी भी तरीके से उत्कृष्ट या अच्छा नहीं हो सकता है। और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे ये भी लगी कि संगतकार को कब दिखाना है कि वो अपना प्रदर्शन करे। बाकी संगतकार जो होता है वो उनका एक अलग व्यक्तित्व या प्रदर्शन होता है, बट वो गायक के साथ में उसको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से भी हमें इसे संगीत को समझने की ज़रूरत है। और अगर इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन या प्रश्न आप के पास हों जो आपको आदरणीय सर से पूछने हो, तो हमारे पास 5 मिनट का समय है। मैं निवेदन करूंगी कि अगर कोई ऐसा प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इस समय। कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ में या कोई हमारे शिक्षक बंधु हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्कार मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ मैम, रही है मेरी? प्लीज। हाँ जी मैम, एक चीज़ ये है, जैसे अभी हम लोग यहाँ 6 टीचर्स हैं संगीत में, सब वोकल में ही है ज़्यादा। तो ये जी जी समस्या जी आती है कि जैसे अगर हम कोई परफॉर्मेंस हम या हमारे स्टूडेंट्स करना चाहें, तो उसमें ये है कि हमारे साथ संगत करने के लिए एक कैसे वो व्यवस्था हो पाए। जैसे कोई भी गाना या कोई भी चीज़ है तो हमारे साथ एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि एक तबला वादक हो। ये वाली समस्या हो जाती है कि गा तो हम बहुत अच्छा रहे, लेकिन संगत करने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये भी एक समस्या है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक समस्या है, बट समाधान भी हमारे ही पास है। कुछ ऐसे प्रदर्शन होते हैं मैम, जैसे अभी वर्तमान की बात करें तो ट्रैक्स पे चल रही हैं चीज़ें काफ़ी। कोरोके सिंगिंग की भी हम बात कर रहे हैं, तो वो टोटली तो हम उस ओर नहीं मुड़ सकते, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम नेट पे काफ़ी तबले के ठेके पड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आपके पास तानपुरा है, तबला है। देन अभी लेटेस्ट हमने एक मुख्यमंत्री सर के सामने प्रदर्शन किया था। तो संगत, क्योंकि ये परेशानी सब जगह बनी रहती है कि संगतकर्ता कई बार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम लोग पूरी डिज़ाइन ही हमने बदली। तो हमने पूरा सॉन्ग जो है वो ट्रैक पे किया,
जैसे यहीं पे राजपुर रोड से ही हम लोगों ने ये मैम है होंगी इस समय मधु मैम, तो वो पूरा उन्होंने ठेका इलेक्ट्रिकल लिया और उस ठेके पे एडजस्ट करके पूरा यहाँ पे स्वागत गीत या शारदे वंदना की करी। पर्सनली जब हम लोग भी रियाज करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल तबले का प्रयोग करते हैं। हालांकि वो मतलब हमारे सहयोगी संगतकर्ता का ऑप्शन तो नहीं कहूँगी है, बट हम उससे का भी प्रयोग करके अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर व्यवस्था की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वाद्य तबला वादन है तो हम लोग को संगतकार अलग से प्रोवाइड करा जाए। वो व्यवस्था एक डिग्री कॉलेज में है। जहाँ तक अगर स्कूली शिक्षा की मैं बात करूं या एजुकेशन की बात करूं तो डिग्री कॉलेज में या ऐसे विद्यालय जो स्वच्छंद रूप से केवल म्यूजिक के विद्यालय, चाहे हम भातखंडे विश्वविद्यालय की बात करें, लखनऊ की, बनारस की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तो वो डिग्री सेक्शन पे तबला वाला आपको मिलेगा संगतकार के रूप में, बट माध्यमिक तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सरवाइव करना ही पड़ता है मैम, और उसको हम इस तरीके से थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। जैसे तबला हम सीख भी सकते हैं अगर हमें ललक है, तो ये नहीं है कि हम सीख नहीं सकते हैं। दादरा, कहरवा और रूपक 6 मात्रा, 8 मात्रा, 7 मात्रा और 10 मात्रा, एक ताल 12 मात्रा, तो मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं। और कोई मतलब एक ये सजेशन है मेरा। जी, ऐसी लकी बाग। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है मैम, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। हाँ जी सर, हमें बहुत अच्छा लगा जो प्रस्तुति आपने तबले की हमें समझाया भी और अच्छा भी लगा। तो सर थोड़ा बहुत तो सीखा है मतलब, लेकिन ये कि अब इस जब हम लोगों को दिक्कत कहाँ आती है कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में बेसिकली हमारे साथ संगतकार नहीं होते, अकेले अकेले म्यूजिक टीचर होते हैं, तो ये बड़ी समस्या होती है। और अगर हम तबला सीखते हैं तो हारमोनियम का फिर दिक्कत हो जाता है कि कौन बजाएगा, लेकिन बच्चों को हम फिर भी कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा बहुत ताल वाल सिखाएं ताकि वो बजा ले। लेकिन तबला एक अपने आप में वो होता है कि सीखने के लिए प्रॉपर चाहिए। तो अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छा हमें समझाया भी, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी सर जी। और एक छोटी सी मैं मतलब आपको चीज बताना चाहूंगा। आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है जी। क्लियर। जी जी, जी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना सुना, आप समझा। जी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब आपको नहीं, सभी शिक्षक को, सभी लोग को, कि हमारे शास्त्रीय संगीत में बोला जाता है कि जो कोई गायन सीख रहा है उनको तबला भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। कि अभी जैसे ताल और लय के विषय पे बात हो रही थी कि जब तक आप ताल और लय सीखेंगे नहीं तब तक आप गायन को कैसे लय के मुताबिक चलेंगे। तो उसी तरीके से हमारे तबला वादक के लिए भी ये होता है कि सुर का नॉलेज हो, सुर की पहचान हो, गायन का पहचान हो, ताकि हम उसके साथ संगत कर सके, उसके साथ मिल के चल सके। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप में से भी किसी बच्चे को आप तबला सिखाएं, ताकि वो आप कोई भी गाना किसी भी गाने को आप अगर तैयार कर रहे हैं तो बच्चे को कम से कम थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, या आपको आपके साथ संगत कर सके। कि उससे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलेंगे तो सभी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगी, है ना। तो वो जितना मैनुअल का महत्व ज़्यादा है उतना इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आपको मैनुअल पे ही काम करना पड़ेगा। तो किसी बच्चे को कम से कम तबले का थोड़ा नॉलेज हो, ताल लय का, कि आप जो भी गाना तैयार करा रहे हैं, संगीत तैयार करा रहे हैं, उसके साथ तबला या ढोलक होना ही होना चाहिए। ठीक है। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि क्लासिकल जैसे बच्चे को थोड़ा बहुत नॉलेज ना, तो उसके लिए पहले हमें भी अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये बात जरूर जरूर मैम, बिल्कुल मैम। है। जी डिग्री कॉलेज में मैम रुहेलखंड विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें जब एमए लेवल पे फर्स्ट ईयर में आपको कुछ सालों की बजंत आनी चाहिए, और दूसरा श्रीनगर के डिग्री कॉलेज में ये चीज मेंशन करी गई है। भातखंडे का जो पाठ्यक्रम है उसपे आपको कुछ तालें तबला आपको सीखना ही होगा, ये उनके सिलेबस में भी मेंशन है। तो गाने की ओर जो बढ़ रहा है वो तालों की एक समझ उसमें आए, ऐसे है। बट हमारे यहाँ ऐसा हम ही लोग कर सकते हैं उसको। हाँ जी जी जी, थैंक यू सर।
और ऐसे बहुत सारे हमारे पास शिक्षक है जो गायन, वादन और नृत्य और सितार 5-5 इंस्ट्रूमेंट, 8-8 इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो हाँ प्ले करते हैं। ऐसे लोग भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जी हाँ जी सर, हाँ कभी जी। किया था जूनियर डिप्लोमा मैंने भी, तो काफी टाइम हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा बच्चों को बता देते हैं कि ऐसा बजाना है ऐसा, लेकिन एक तो कहते हैं ना हम भी प्रैक्टिस में कम रह पाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत हमें भी है। चलिए हम फिर से सर से प्रेरणा लेके हम फिर से स्टार्ट करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई है, कोई और थैंक कोई यू प्रश्न मैम। करना? थैंक यू, वेलकम मैम। एक सजेशन मैं आदरणीय सर से चाहूंगी कि क्योंकि स्विक मैक के कई संस्थाओं से सर जुड़े हुए हैं, तो एक मतलब ये भी है कि जैसे हम किसी आर्टिस्ट को बुला के उसकी परफॉर्मेंस कराते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल से या किसी इस तरीके से आप अपने विद्यालय में कर सकते हैं कि कुछ बोलों को वो बता सकें, प्रदर्शन कर सके, जिससे वो मोटिवेट तो होंगे ही होंगे, साथ में उनमें ये भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ललक होगी कि हम इन चीज़ों को सीखें, क्योंकि सुनने के बाद ही हम सीखने की दिशा में भी प्रयासरत होते हैं। तो कुछ अगर ऐसा भी सर के संज्ञान में है तो वो प्लीज हम सभी लोगों को बताएं। हाँ, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि किसी स्कूल में अगर आप सोचते हैं कि चाह रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा इनकरेज किया जाए ताकि उनको शास्त्रीय संगीत का नॉलेज थोड़ा दिया जाए, तो वही कि स्पीक मैके एक संस्था है, वैसे ही एक संस्था और भी है, दिल्ली से एनजीओ है, उनके थ्रू उनके माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट है कि अगर आपको डायरेक्ट जुड़ना है तो वो भी बुला सकते हैं। तो उस पर एक वर्कशॉप काइंड होता है 1-1.5 घंटे का, जिसपे कि हम एक लैकडम करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज देते हैं कि शास्त्रीय संगीत है कैसा, उसके बारे में माध्यम से बताते हैं। तो वो आप वो भी कर सकते हैं। हालांकि कई स्कूल्स ऐसे हैं जो ऐसा मेरे संज्ञान में है कि वो संस्थाओं से कई आर्टिस्ट को बुलाते भी हैं, ऐसे आमंत्रित करके उसके पश्चात में वर्कशॉप भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं और सभी विद्यार्थी उसको सुनते हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का, पहले तो मैं श्रोताओं का, अपने सभी कलाकारों का जो विभिन्न जनपदों से यहाँ जुड़े हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, और आदरणीय मिश्रा सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वे यहाँ पे आए, आमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया और अपने व्यस्तम समय से यहाँ पे समय दिया, जिससे हम कुछ चीज़ें तबले की, लय की, ताल की जान पाए। और इसी के साथ में आज का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है और मैं सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। कल जो है हमने जो बिंदुओं पे ये बात की थी, इनके उप जो है वो विषय वस्तु भी आप लोग नोट करेंगे उसी कॉलम पे, और कल हम एक नए सेशन में उस पर भी बात कर रहे होंगे। और मॉर्निंग हम लोग मतलब 10 बजे यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे और प्रथम चरण जो है हमारा वो कल का है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सभी का, थैंक यू, बहुत बहुत।